लोग ये कहते हैं कि एमआईएम बीजेपी की सेकंड पार्टी है, सेकंड पार्टी, और हर जगह वोट काटने के लिए खड़े रहते हो। क्या आप यहाँ वोट काटने के लिए खड़ा किया गया आपको? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एमआईएम खुल के सामने नहीं आती, लेकिन वहाँ जहाँ पर कांग्रेस का दबदबा होता है एमआईएम वहीं जाके वोट काटती है। और ऐसा 2014 के बाद ये ऐसा देखा गया है कि अब कांग्रेस का हारने का सबसे बड़ा कारण एमआईएम में रहेगी। एमआईएम ने जितने वोट खाए कांग्रेस उतने ही वोट से हारी है। कि मुसलमानों के लिए तो आपने ये कहा कि चलो मस्जिद का है, मदरसे का, ये तो सभी नेता कहते हैं, ये तो एक आम सा जुमला हो गया है जो हर कोई नेता रट लेता है। तो मैंने कहा बाकी लोगों के लिए क्या करोगे आप? क्या उनके लिए मंदिर बनवाओगे या उनके लिए कुछ जो उनको चाहिए वो बनवाओगे? विकास से रिलेटेड कोई भी काम मेरे पास आता है जो जनता के हित में होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मैं उसका काम जरूर करूंगी। अब कैसा है कि सब लोग अपनी जात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम लोगों का कोई रहनुमा इधर है ही नहीं। अभी हमने खुद चुन के लाया इसके एडवोकेट आसमा शेख को कि हमारे खुद के काम होंगे, जो मैटर है सब हम डायरेक्ट इनको बोलेंगे। लोगों ने 2 बार, एक बार 26,000, एक बार 17,000 वोट दिए, कैंडिडेट कहीं कम पड़े होंगे। आसमा शेख कोई बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन मजलिस के हमारे जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उसको इंटरनेशनली लोग जानते हैं, वो इंटरनेशनल लीडर्स है। तो जो भी है मजलिस को लोग जानते हैं, मतलब आसमा शेख को जानेंगे ही ना भाई। मजलिस के अगर वोट देखे जाए तो आपके क्षेत्र में जैसे कि कुर्ला 40 से 44 या 46 हजार वोट होंगे, लेकिन बाकी पूरे हिंदू वोट है। तो आपका जितना, आपको क्या लगता है अगर वो 40,000 वोट भी आपको मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो 40,000 वोट भी आपको मिलते हैं, लेकिन कुर्ला कुरैश नगर वाले जिनका दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, वो आज भी वहां पर उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने उनको इतनी तकलीफ दी, उनके बच्चों का रास्ता बंद किया, उन्हीं को सपोर्ट चल रहा है। तो आपको वोट क्यों देंगे? मुझे पूरे मुस्लिम वोट मिलेंगे, और भी लोग देंगे ना। मजलिस मतलब मुस्लिम पार्टी नहीं है, मजलिस सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है। हम सभी वर्गों को साथ में लेके जाके विकास करने में बिलीव करते हैं। तो मुझे सिर्फ मुस्लिम नहीं, मुझे और भी लोग वोट देंगे। दलित मेरा भाई मुझे वोट देगा, और भी समाज के लोग, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट हूँ। जितने कैंडिडेट आज हमारी जो लड़ाई होने वाली है दोनों शिवसेना में, शायद उसमें सबसे पढ़ी लिखी मैं हूँ। मुझे पता है कि काम कैसे किया जाता है। और मेन मुद्दा था वो था मोदी हटाओ। उन्होंने जो वोटिंग किया था वो मोदी के खिलाफ की थी, और जब उनको ऑल्टरनेट वहां पे सिर्फ मशाल मिला, वहां मशाल को वोट किए। जब उनको ऑल्टरनेट कांग्रेस मिला, उन्होंने कांग्रेस को वोट किए। लेकिन अभी उसके बाद एमपी के इलेक्शन के बाद 2-3 ऐसे किस्से हुए, सिनारियोज हुए हैं, जिसमें ये जो मशाल ने जो नैरेटिव सेट किया था कि हम मुस्लिम्स को साथ में लेके, हम माइनॉरिटीज को साथ में लेके काम करेंगे, वो टोटली फेक पता चला लोगों को। जैसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, कोल्हापुर में विशालगढ़ का जो मुद्दा हुआ, वहां पे 50-70 साल के रहवासियों को घर में घुस के खदेड़ के मार के वहां से भगाया गया। उस वक्त कोई भी यूबीटी के किसी भी बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इलेक्शन का दौर चल रहा है और कुर्ला विधानसभा से इस बार एमआईएम से गोवंडी में रहने वाली एडवोकेट आसमा शेख यहाँ से लड़ने की तैयारी में आई है। जानते हैं उनसे उनका मुद्दा क्या है और क्या बात पे वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी और वोट उनको लोग क्यों देंगे। आसमा जी, आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो, गोंडी के रहवासी हो, आप यहाँ पर आए हो, किस मुद्दे पे लड़ोगे इलेक्शन? विकास के मुद्दे पे लड़ूंगी। जो अभी तक का 15 साल में यहाँ पे कुर्ला एरिया जो विकास से महरूम रहा है, उसके विकास के लिए मैं लड़ूंगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं लोकल, उसके बारे में भी सोचूंगी और उसके लिए लड़ने वाली हूँ। लेकिन आप बाहर से आए हो, लेकिन यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है कुर्ला की, ये आपको पता है? जी मुझे पता है। ऐसे जो मेन बड़े जो इश्यूज़ है, जैसे कब्रिस्तान का इशू है, कब्रिस्तान के लिए घूम के जाना पड़ता है, वहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसके बाद कुरैश नगर से नेहरू नगर को जो जा रहा था रास्ता, उसको बंद किया गया, ब्लॉक कर दिया गया, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। एजुकेशन का इशू है, जहाँ यहाँ पे कोई प्रॉपर कॉलेज नहीं है बच्चों के लिए। जैसे बहुत बड़ी स्लम बस्ती है यहाँ पे कुरैश नगर कसईवाड़ा, वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई प्रॉपर साधन नहीं है, हेल्थ के इश्यूज़ है, और बाकी और भी इश्यूज़ है, वो करूँगी। इसमें जैसे आपने बताया क्या फुट ओवर ब्रिज का जो यहाँ का जो मेन मुद्दा, मैं आपको बता दूँ, कुर्ला ईस्ट का जो मेन मुद्दा है, नेहरू नगर से अगर यहाँ पर कोई मरता है तो उसे कब्रिस्तान ले जाने के लिए तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर रेलवे के ब्रिज से वेस्ट जाना पड़ता है और घूम के जाना पड़ता है। उसका फंड शायद पास हो चुका है। तो आपने बताया प्रॉब्लम है, आपको पता है इससे पहले यहाँ के एमएलए कौन थे? जी पता है, मंगेश कुडारकर साहब यहाँ के 2 टाइम एमएलए है, ये उनका 3rd टर्म है, मतलब जीतेंगे। क्यों नहीं किया होगा काम उन्होंने?
मुझे लगता है कि क्योंकि माइनॉरिटीज़ का इशू है यहाँ पे। आज 2014 के बाद जो इलेक्शंस लड़ा जाता है ना, वो सिर्फ HM हिंदू मुस्लिम्स पे ही लड़ा जा रहा है। विकास का मुद्दा तो कहीं बहुत दूर हो गया है। अब हर बंदा जो जीत के आता है अपने वोटर्स को खुश करना चाहता है, अपने वोट बैंक को सिक्योर करना चाहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी वजह से वो जो माइनॉरिटी का इशूज़ है, जो कब्रिस्तान का मुद्दा जो बता रहे हैं आप कि 4-5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, वो किसका कब्रिस्तान है? माइनॉरिटीज़ का, मुस्लिम्स का। और इसीलिए शायद वो अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए वहाँ का काम कर रहे और यहाँ का नहीं कर रहे, और इसलिए ये कहीं ना कहीं पीछे छूटते चला जा रहा है। लेकिन मेरे एजेंडा में मैं इंशाल्लाह जीत के आऊँगी, तो मेरे एजेंडा में जो मैं आज के आपके चैनल के मार्फत ये 2 चीज़ों का वादा करती हूँ अपने आवाम से। एक तो पहला होगा कि ये कब्रिस्तान का इशू जो है फुटओवर ब्रिज का सॉल्व करना, ताकि लोगों को जो बॉडीज़ लेके जाने में, जनाजा लेके जाने में तकलीफ़ होती है वो दूर हो जाए। और दूसरा सेकंड जो मेन मुद्दा है कुरैश नगर कसईवाड़े का, जो उनका रोड पैसेज जो ब्लॉक किया गया, जो रोड ब्लॉक किया गया, उसको कहीं ना कहीं खुलवा के लोगों को राहत देना। किसने ब्लॉक किया? यहाँ के जो एक सिटिंग नगर सेवक और सिटिंग MLA दोनों ने मिलकर किसी बिल्डर को शायद वो जगह बेच दी और उसको ब्लॉक करके वहाँ बिल्डिंग खड़ी हो रही है। जब वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी हो रही तो आप कैसे खुलवाओगे? कुछ ऑल्टरनेट ढूंढेंगे ना, या अगर वो इलीगल चीज़ है तो उसके लिए लड़ेंगे, करेंगे उसके लिए लीगली काम। ऐसे कैसे ढूंढेंगे करके नहीं भाई, करना ही है वो काम। जनता ने जब आपको चुन के दिया है तो आपको करके देना ही है। और मैं इसीलिए आपके चैनल के मार्फत वादा कर रही हूँ, ताकि लोगों के बीच में ये बात हमेशा रहे, लोग उसको देखें और फिर कल को अगर मैंने नहीं की तो मुझे सवाल कर सकते हैं। इसलिए मैं चुपचाप कहीं स्टेज पे नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके चैनल के मार्फत ये बात बोल रही हूँ। ऑल्टरनेट तो जैसे कि मंगेश कुलाड़कर के पास भी नहीं है, पुलिस स्टेशन के पास है। अगर आपके जीते तक, आपकी शपथ लिए तक अगर आप जीतते हो तो अगर उतने में अगर वो बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाएगी तो बिल्डिंग तो आप तोड़ नहीं सकते, और दूसरा रास्ता वहाँ से है ही नहीं। देखिए, तो ये क्या शायद आपके मतलब वोट लेने के लिए वादे? नहीं, अगर वो DP प्लान में वहाँ पे रोड है, बाजू भी DP प्लान है, 18 मीटर का रोड है, वो चालू करवाए। अगर DP प्लान में रोड है तो वो बिल्डिंग खड़ी भी टूट सकती है। DP प्लान चेंज करना इतना इजी नहीं है, उसको सिर्फ BMC कमिश्नर और स्टेट का है जो DP प्लान चेंज कर सकता है। अगर DP प्लान में रोड बता रहे तो वो करना ही पड़ेगा। कितनी बड़ी बिल्डिंग होने दो, क्यों इससे पहले बिल्डिंगें डिमोलिश नहीं हुई भाई? हुई है। मुंबई में बहुत सारी बिल्डिंगें डिमोलिश हुई है। और जैसा भाई ने अभी कहा है, ये यहाँ के रहवासी हमारे यहाँ से 18 फीट का DP रोड है, 2034 के DPR में वो रोड चालू करके देंगे, वो तो कोई चालू कर रहा नहीं है। जैसे कि इमरान भाई, आप यहाँ के रहवासी है, यहीं की आपकी पैदाइश है। ये नेता जो स्कूल के बच्चों का जो रास्ता बने, नेताओं को एक आम लोग क्यों नज़र नहीं आते? सिर्फ इलेक्शन में नजर आते, बाकी लोग क्यों नजर नहीं? अब कैसा है कि सब लोग अपनी जात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम लोग का कोई रहनुमा इधर है ही नहीं। अभी हमने खुद चुन के लाया इसके लिए डॉक्टर आसमा शेख को, एडवोकेट आसमा शेख को, कि हमारे खुद के काम होंगे, जो मैटर है सब हम डायरेक्ट इनको बोलेंगे। अच्छा, हाँ आसमा जी, जैसे कि आपको यहाँ वाले आपको नहीं जानते, तो वो आपको वोट क्यों देंगे? मुझे नहीं जानते पर मेरी पार्टी को जानते हैं, मजलिस को जानते हैं। मजलिस को यहाँ पे लोगों ने 2 बार, एक बार 26,000, एक बार 17,000 वोट दिए। कैंडिडेट कहीं कम पड़े होंगे। आसमा शेख कोई बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन मजलिस और मजलिस के हमारे जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उसको इंटरनेशनली लोग जानते हैं, वो इंटरनेशनल लीडर्स है। तो जो भी है मजलिस को लोग जानते हैं, मतलब आसमा शेख को जानेंगे ही ना भाई। मजलिस के अगर वोट देखे जाए तो आपके क्षेत्र में जैसे कि कुर्ला 40 से 44 या 46,000 वोट होंगे, लेकिन बाकी पूरे हिंदू वोट है। तो आपका जितना, आपको क्या लगता है वो, अगर वो 40,000 वोट भी आपको मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो 40,000 वोट भी आपको मिलते हैं, लेकिन कुरैश नगर वाले जिनका दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, वो आज भी वहाँ पर उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने उनको इतनी तकलीफ दी, उनके बच्चों का रास्ता बंद किया, उन्हीं को सपोर्ट चल रहा है। तो आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, पहले बात तो शायद आपका मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 92,000 तक का मुस्लिम वोटर है। अगर कोशिश करके 50-60% वोट कराएंगे तो वो 50,000 तक मिलेगा। और मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे पूरे मुस्लिम वोट मिलेंगे, और भी लोग देंगे ना। मजलिस मतलब मुस्लिम पार्टी नहीं है,
मजलिस सेकुलरिज्म में बिलीव करती है, हम सभी वर्गों को साथ में लेके जाके विकास करने में बिलीव करते हैं। तो मुझे सिर्फ मुस्लिम नहीं, मुझे और भी लोग वोट देंगे, दलित मेरा भाई मुझे वोट देगा, और भी समाज के लोग, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट हूँ। जितने कैंडिडेट आज हमारी जो लड़ाई होने वाली है दोनों शिवसेना में, शायद उसमें सबसे पढ़ी लिखी मैं हूँ, मुझे पता है कि काम कैसे किया जाता है। और सेकंड जो आप बोल रहे हैं कि कुरैश नगर के लोग, उनका दिमाग कहाँ होता है, देखिए किसी ने कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं किया है। अभी इलेक्शन होने को आज 7 तारीख है, 13 दिन बाकी है। तब तक का माहौल क्या होता है, लोग क्या कहाँ किस तरफ उनका रुख होता है, मैं जो बात पहुंचाना चाह रही हूँ लोगों की, हाँ आप बोल रहे वो दुरुस्त है कि एमपी के इलेक्शन में मशाल की तरफ लोगों का रुझान गया था, जो माइनॉरिटीज़ है वो ज़्यादातर मशाल की तरफ गए थे। लेकिन भाई मशाल की तरफ जाने का उनका एक मेन मुद्दा था, वो था मोदी हटाओ। उन्होंने जो वोटिंग किया था वो मोदी के खिलाफ की थी, और जब उनको ऑल्टरनेट वहाँ पे सिर्फ मशाल मिला, वहाँ मशाल को वोट किए। जब उनको ऑल्टरनेट कांग्रेस मिला, उन्होंने कांग्रेस को वोट किए। लेकिन अभी उसके बाद एमपी के इलेक्शन के बाद 2-3 ऐसे किस्से हुए, सिनारोज हुए हैं, जिसमें ये जो मशाल ने जो नैरेटिव सेट किया था कि हम मुस्लिम्स को साथ में लेके, हम माइनॉरिटीज़ को साथ में लेके काम करेंगे, वो टोटली फेक पता चला लोगों को। जैसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, कोल्हापुर में विशालगढ़ का जो मुद्दा हुआ, वहाँ पे 50-70 साल के रहवासियों को घर में घुस के खदेड़ के मार के वहाँ से भगाया गया। उस वक्त कोई भी यूबीटी के किसी भी बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उसके बाद धारावी का जो अभी 2 महीने पहले का मसला हुआ है, जो एक मस्जिद को डिमोलिशन किया गया। नहीं, मस्जिद को डेमोलिशन नहीं किया, ऊपर के इलीगल पार्ट को डिमोलिशन किया गया। मुझे ये बताइए कि कौन सी मस्जिद, कौन सा चर्च, कौन सा कोई भी धार्मिक स्थल, मंदिर, कौन सी किसका कोई स्लैब डिसाइडेड है? हर एक फ्लक्चुएटिंग हाइट्स पे है, कोई एक लेवल किसी का नहीं है। तो सिर्फ मस्जिद को ही उसका ही इलीगल पार्ट दिखाई दिया। और दूसरा मुद्दा, वहाँ पे एमपी जो जीता है, जिसको 39,000 लीड दिया गया धारावी में माइनॉरिटीज़ की वजह से, जब उन्होंने फ़ोन किया यूबीटी से जो एमपी जीते हैं अनिल देसाई साहब, उनको जब वहाँ के लोगों ने फ़ोन किया तो उनका स्टेटमेंट था, मैं अभी बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। वहाँ की जो सिटिंग एमएलए थी वो कांग्रेस की थी। वही कांग्रेस को हमने अपने कंधों पे 70 साल से ढो के रखा है। हम ही है जो पूरा सेकुलरिज्म का टोकरा ढो रहे हैं आज 70 साल तक। उस सिटिंग एमएलए ने क्यों कुछ किया नहीं? उस सिटिंग एमएलए ने तो बल्कि ऐसा किया कि वहाँ पे मस्जिद की कमेटी से लेटर लिखवा के लिया, सीनियर साहब की कैबिन में, पुलिस की कैबिन में बैठ के, कि ये 5 दिन का वक्त दो, हम अपने हाथ से इलीगल पार्ट को डिमोलिश करेंगे। और उसके बाद जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हो रहा था, उस वक्त जो एमपीज हम लोगों ने एक तरफा जीता है, जो माइनॉरिटीज़ ने एक तरफा एमपीज़ को जीता है, उन लोगों ने 9 के 9 चले गए। जब इस पे डिबेट हो रहा था वक्फ के बिल पे, अमेंडमेंट बिल पे, उस वक्त वो चले गए। तो उन्होंने जो नकाब पहना हुआ था ना, जो नकली ये बोल रहे थे सेकुलरिज्म का, जो उन्होंने नकाब पहन के रखा था, वो 3-4 इंसिडेंट में पता चल गया है। इसीलिए अभी आज का जो माइनॉरिटी है वो बहुत, आज आपको भी पता है सोशल मीडिया है, सब जगह इतनी सी बात होती है तो पूरे फैल जाती है। तो जो माइनॉरिटीज़ ने एंटी मोदी को हटाने के लिए वोट दिया था, इस बार एमपी में वो कतई ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन आसमा जी, ये सारे बातें आपकी जो है ये मुस्लिम वोटों के लिए है, बाकी लोगों के लिए क्या बोलेंगे आप जो आपकी तरफ आए? जी, बाकी लोगों के लिए विकास का मुद्दा, मैं वही कह रही हूँ ना कि विकास का मुद्दा, हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर मतलब इतने ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं होते हैं। उनको नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, उनको जो कोई बता देता है बेचारा वही सुन लेता है। तो इसलिए मैं उनको ये मुद्दे जो खुल के बताई हूँ उनके लिए बताई हूँ। और बाकी जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो, उनको तो वो सोशली बहुत एक्टिव है, पढ़े लिखे हैं, हमारे जैसे मतलब माइनॉरिटी जैसे पिछड़ा हुआ नहीं है वो। जो आपको भी पता है, जस्टिस रंगनाथन की रिपोर्ट ने बताया था कि मुसलमान और दलित सबसे पिछड़ा हुआ है इस कंट्री में। दलितों के भी इतने वोट नहीं है, ज़्यादा अगर वोट देखो तो मराठाओं के ज़्यादा वोट है। तो मैंने वही आपसे पूछा, लेकिन आप सब समझ नहीं पा रहे हो कि मुसलमानों के लिए तो आपने ये कहा कि चलो मस्जिद का है, मदरसे का, ये तो सभी नेता कहते हैं, ये तो एक आम सा जुमला हो गया है जो हर कोई नेता रट लेता है। तो मैंने कहा बाकी लोगों के लिए क्या करोगे आप? क्या उनके लिए मंदिर बनवाओगे या उनके लिए कुछ जो उनको चाहिए वो बनवाओगे? विकास से रिलेटेड कोई भी काम मेरे पास आता है जो जनता के हित में होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मैं उसका काम ज़रूर करूँगी। तब नहीं, जीतने के बाद आप कोई हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेल सकते, आपको विकास करना पड़ेगा। चलिए अभी दूसरा सवाल, जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि अलग अलग पार्टी होते हैं, सभी ने भरा था, एक यहाँ के एमएलए रह चुके मिलिंद अन्ना, उन्होंने तुरंत अपना नाम वापस ले लिया। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनसे जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे ऊपर से दबाव है। तो ये ऊपर से कहाँ से दबाव आता है?
वो मिलिंद अन्ना ही बता सकते हैं कौन से ऊपर वाले उनको दबाव कर रहे हैं। इस बारे में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ ना। आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। तो नहीं, जैसे कि मतलब उन्होंने नाम वापस ले लिया, आप भी ऐसा नहीं मतलब कुछ दिन रैली निकाल के बाद में नाम वापस ले लो, फिर आप भी बोलो कि मुझे ऊपर से दबाओ। भाई नाम वापस लेना था, वो 4 तारीख तक था विड्रॉल का टाइम, और वैसा कभी कुछ होने वाला नहीं है। हम उस पार्टी के सिपाही हैं ना, जो अकेले रहने के बाद भी आंख में आंख मिला के सवाल करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, शायद आपको ये बात चुप जाए, लोग ये कहते हैं कि एमआईएम बीजेपी की सेकंड पार्टी है, सेकंड पार्टी, और हर जगह वोट काटने के लिए खड़े रहते। तो क्या आप यहाँ वोट काटने के लिए खड़ा किया गया आपको? अगर वोट ही काटना होता तो पूरे 288 में काटते हैं ना। सिर्फ 15 ही सीटों को पे क्यों लड़ाया जा रहा है? जहाँ पे एमआईएम को पता है, लग रहा है, अपने लोगों में भरोसा है, अपनी टीम पे भरोसा है, जहाँ लग रहा है कि हम जीत सकते हैं, हमने सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में 15 सीटें मतलब लड़ा रहे हैं। तो किस हिसाब से हमने जब कहा महाविकास आघाड़ी को बी टीम, हाँ नहीं, मैं दूसरा बता रही हूँ आपको। जब महाविकास आघाड़ी को प्रस्ताव दिया गया था, एमआईएम पार्टी की तरफ से उनको प्रस्ताव दिया गया था कि हमको 4 ही 5 सीटें दो, हम भी सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, हम आपके साथ आके कंधे से कंधा मिलाकर मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये जो चल रहा है उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, आप हमको 4 ही 5 सीट दो। लेकिन उसमें सबसे पहला विरोध करने वाले कौन थे? उद्धव बाला साहेब ठाकरे। उन्होंने कहा कि एमआईएम को कतई साथ में नहीं लेने का है। फिर हम क्या लड़ना नहीं है? फिर हम लड़ रहे हैं अपनी हिम्मत पे, अपनी ताकत पे, और सिर्फ 15 ही सीटें लड़ रहे हैं। और जहाँ पे हमको लग रहा है कि कोई मुसलमान कोई भी पार्टी का होने दो, मेरा भाई, कोई अगर जीतने की स्थिति में, वहाँ पे एमआईएम ने कैंडिडेट नहीं डाला है। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी लोग उसको बी टीम कह रहे, सी टीम कह रहे, तो उसमें हम किसी के मुंह को ढक नहीं सकते। लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एज अ महिला, मैं एक महिला कैंडिडेट हूँ। मैं आज दिन रात चल रही हूँ, लोगों के बीच बात कर रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ कि हमको क्या है, हम क्यों लड़ना चाहते हैं, हम किस मुद्दों पे लड़ रहे हैं, हमको जिताइए, विकास होना ज़रूरी है। तो फिर मतलब अगर बैठना ही है तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं ना भाई। और ऐसा कतई नहीं है, कोई बी टीम नहीं होती, कोई सी टीम नहीं होती। वैसे तो फिर सभी पार्टियां ए बी हो गई है, शिवसेना 2 हो गई है, उसको भी आप बोलोगे शिवसेना ए टीम है, दूसरी बी टीम है। वो तो खुल के सामने, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एमआईएम खुल के सामने नहीं आती, लेकिन वहाँ जहाँ पर कांग्रेस का दबदबा होता है, एमआईएम वहीं जाके वोट काटती है। और ऐसा 2014 के बाद ये ऐसा देखा गया है कि अब कांग्रेस का हारने का सबसे बड़ा कारण एमआईएम में रहेगी। एमआईएम ने जितने वोट खाए, कांग्रेस उतने ही वोट से हारी है। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे कौन सी कांग्रेस खड़ी है? नहीं, यहाँ पर खड़े शिवसेना जो है 2 गुटों में बटी है, यूटीबी और शिंदे। तो हाँ, तो ये दोनों में अब यहाँ पर जो मंगेश कुलारकर का है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंगेश कुलारकर हार के डर से, या कुछ लोगों ने आपको बीच में वोट काटने के लिए खड़ा किया है। तो कितनी सच्चाई है? मैंने आपको यही पूछा, सही है या नहीं है बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसको ट्रूली एकदम कंडेम करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा मेरे चेहरे पे कोई फरेब दिख रहा है, मैं बहुत सच्चाई से इलेक्शन लड़ रही हूँ, और मैं अपने और हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो सीटें लड़ाएगी ना। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ऐसी बना के नहीं रखे हैं। हमको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, तभी तो हम अपने लोगों के काम करवाएंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। बस पार्टी बना के कोई घर पे नहीं बैठता है। हर एक छोटी पार्टी भी पॉलिटिकल ग्राउंड में लड़ती है, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो। ऐसी पार्टियों का इलेक्शन, मतलब मैं नाम देखती हूँ जो मैंने नहीं सुने, पर वो अपने कैंडिडेट को उतारती है, तो उन पर यह ठप्पा क्यों नहीं मारा जाता है कि नहीं ये ए टीम है, ये बी टीम है? तो ये भाई कतई बहुत ही गलत बात है। एमआईएम अपने ये थप्पा इसलिए नहीं मारा जाता। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है, तो जैसे कि दिल्ली के जो सीएम थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया, लेकिन आज तक ओवैसी इसको नहीं हुआ। क्यों होगा? नहीं हुआ। वो हमेशा बोलते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये वजह से लोग कहते हैं वो उनके सपोर्टर है, और उनको ये बहुत सारे वो बैरिस्टर थे, लेकिन ये सीएम थे। लेकिन उनको ज़्यादा नॉलेज है लॉ का, और वो पता है आपको। शायद उनका कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई गलत नहीं है वो किसी चीज़ में, कोई उनका फॉल्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए उनको नहीं डालते अंदर। नहीं तो उनको डालने में भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो अपने आप को इतना क्लियर और साफ रखे हुए है ना, उनकी छवि, कि कोई भी उनके बोलते हैं ना, कोई भी उनके दामन में छिटा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जेल में सड़ रहे हैं। कौन है भाई? बहुत से लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल नहीं बताइए। अच्छा एक बात बताइए, जो सीएम साहब का जो थे अरविंद केजरीवाल, क्या फॉल्ट था उनका तो नाम भी नहीं आया था। बस एक चीज़ में नाम डाल के डाल दिया जाए, लेकिन ओवैसी साहब हमेशा
हर जगह बोलते हैं उनके खिलाफ, लेकिन आज तक उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं। नहीं नहीं, बहुत सारे हेट स्पीचेस के लिए उनके खिलाफ बहुत सारी केसेस चल रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई तो वैसे नीतीश राणे हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बोलता है, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। वो मोदी के साथ है ना? नहीं नहीं, मोदी के साथ है नहीं, वो केसेस लड़ रहे हैं, वो जा रहे हैं केसेस में। हर जगह पे जहाँ जहाँ उनके खिलाफ केस है, कोर्ट में मैटर चल रहा है और सब जुडाइज है। जो कोर्ट का फैसला आएगा वो मानेंगे। तो आप मानते हो कि बी टीम नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप जैसे कि हर जगह पे नेता जीतने के बाद गायब हो जाता है, तो आप गायब हो जाएंगे? क्या काम करो? ऐसा कहीं नहीं होता है, और मैं गायब होने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे जीतू या हारू, मैं यहाँ पे एकदम तंबू ठोक के बैठने। जैसे कि जहाँ से आप आए हो गोवंडी से, वहाँ के हालात आपको अच्छी तरह से पता है। आपके जो नेता थे, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, आप ही लोगे, जब वो जीते वहाँ से गोवंडी में मर्डर बढ़ा, ड्रग्स का धंधा बढ़ा, हत्याएं बढ़ी, इतना वहाँ पे क्राइम बढ़ा। आप वहीं की थी, आप भी वहाँ से नगर सेवक रह चुके हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पर क्यों कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया है, आप जाके पूछिए गोवंडी की जनता से, आप देखिए यूट्यूब पे हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। तो आपको वहाँ से टिकट क्यों नहीं? वहाँ से टिकट मिलना ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं शेड्यूल कास्ट से आती हूँ, और इसीलिए मुझे यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं था। मैं एक ही वाहिद थी जो शेड्यूल कास्ट से आती हूँ, तो इसीलिए पार्टी ने मुझे यहाँ पे डाला है। वहाँ पे हमारे पास दूसरा जनरल सीट है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। यहाँ पे हमारे पास शेड्यूल कास्ट से कोई कैंडिडेट नहीं था, इसलिए पार्टी ने मुझे यहाँ से लड़ने का मौका दिया है। हमारे चैनल के माध्यम से कुर्ला विधानसभा के लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? जीतने के बाद क्या? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये इलेक्शन जो है, ये अपना सबका इलेक्शन है। ये हमारे जो वजूद को बचाने का इलेक्शन है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से निकलिए, अपना जो वोट का हक है, अधिकार है, उसे डालिए। कल को ये नहीं अपने आप को कोसते, वक्त निकल जाने के बाद कोसते बैठो कि अरे जाति वोट डालती तो कोई और अच्छा बंदा जीत के आता या जीत के आती। तो वोट का अपना हक ज़रूर, मतलब आपके पसंदीदा कैंडिडेट को वोट डालिए, मुझे वोट डालिए। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि मैं एडवोकेट आसमा शेख MIM पार्टी मजलिस से खड़ी हूँ। आप मुझे वोट डालिए और इंशाल्लाह जीतने के बाद आपके जितने भी काम होंगे मैं पूरे करके बताऊंगी। तो चले आप, तो जैसे आपने देखा कि ये थे एडवोकेट आसमा शेख जो MIM से खड़े। उनका ये कहना है कि जब वो जीतोगे तो यहाँ के हिंदू मुसलमान सभी के लिए वो काम करेंगे जो कि पिछले नेता यहाँ पर नहीं कर सके। तो देखेंगे, ये सभी चलता रहता है। तो देखना अब इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है वो देखेंगे कि आसमा शेख को लोग कितना पसंद करते हैं और इनको जीतने के बाद के यहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है।